सोचिए, एक बहुत ही विशाल और बहुत ही जटिल कंट्रोल रूम है जो हमारी भूख, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारी प्रजनन क्षमता और यहाँ तक कि हमारी खुशी और मोटिवेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम सिर्फ एक बादाम के आकार का है, जो दिमाग के बिल्कुल निचले हिस्से में छुपा हुआ है। बिल्कुल। और कोई भी एक्सरे मशीन या कोई स्कैन ये नहीं दिखा सकता कि इस छोटे से हिस्से के भीतर कितने कितने गहरे और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये सोचना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे शरीर के इस छोटे से हिस्से से निकलने वाले रासायनिक संदेश पूरे शरीर में तहलका मचा सकते हैं या फिर उसे एकदम गहरी शांति में भेज सकते हैं। सही कहा। हम अक्सर शरीर को बस एक मशीन की तरह देखते हैं, लेकिन जब बात एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र की आती है तो ये मशीन से ज्यादा एक बहुत ही जटिल रासायनिक सिम्फनी की तरह काम करता है। इसी रासायनिक सिम्फनी को समझना हमारे आज के इस डीप डाइव का मुख्य मिशन है। बिल्कुल। आज हम उन सोर्सेस का गहन विश्लेषण कर रहे हैं जो ये बताते हैं कि हमारा दिमाग और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में बात कैसे करते हैं। ये खास तौर पर बायोलॉजी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करना चाहते हैं। हाँ, और आज हम मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि अक्ष और उन तंत्रों की तह तक जाएंगे जो ये तय करते हैं कि एक हार्मोन असल में किसी सेल से काम करवाता कैसे है। तो चलिए उस बादाम के आकार वाले कंट्रोल रूम पर वापस आते हैं। मेरा मतलब है हाइपोथैलेमस। क्या हम इसे इस पूरे रासायनिक नेटवर्क का एक मास्टर एल्गोरिथम कह सकते हैं? मास्टर एल्गोरिथम, हाँ, ये काफी अच्छी तुलना है। असल में हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का सबसे बड़ा पुल है। मतलब ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा है? हाँ, लेकिन ये केवल बाहरी दुनिया से नर्वस सिग्नल ग्रहण नहीं करता, बल्कि ये शरीर के अंदर के माहौल को भी लगातार मापता रहता है। अंदर के माहौल को मतलब कैसे? जैसे ब्लड प्रेशर कैसा है, शरीर का तापमान क्या है, क्या ऊर्जा की कमी है, इन सब डेटा को प्रोसेस करके ये पूरे शरीर में होम्योस्टैसिस यानी एक आंतरिक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नीरस शारीरिक कामों तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हाइपोथैलेमस डोपामाइन का भी प्रोडक्शन करता है। हाँ, डोपामाइन। हम डोपामाइन को फील गुड हार्मोन के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ इसका काम सिर्फ खुशी देना नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रेरणा या मोटिवेशन का भी मुख्य स्रोत है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं और हमारा मेटाबॉलिज्म, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये बहुत गहराई से जुड़ी हैं। तो ये हाइपोथैलेमस काम कैसे करता है? ये मुख्य रूप से रिलीजिंग हार्मोन यानी RH और इनहिबिटिंग हार्मोन यानी IH स्रावित करता है। ये ऐसे निर्देश हैं जो आगे के सिस्टम को बताते हैं कि कब काम शुरू करना है और कब रुक जाना है। रुको, अगर हाइपोथैलेमस मास्टर एल्गोरिथम है एक CEO की तरह, तो क्या ये सीधे शरीर के अंगों जैसे कि किडनी या थायराइड को निर्देश देता है? नहीं, वो तो बहुत ही इनएफिशिएंट होगा। मेरा मतलब है, क्या ये खुद जाकर हर अंग से कहता है कि भाई अपना काम करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक CEO सीधे फैक्ट्री वर्कर से बात थोड़ी करता है। हाइपोथैलेमस के आदेश सीधे शरीर के दूर वाले अंगों तक नहीं जाते। तो बीच में कोई मैनेजर है? हाँ, इसके बजाय ये अपने निर्देश एक प्रॉक्सी या मध्यस्थ को सौंपता है, और ये मिडिल मैनेजर है हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे लटकी होती है। अच्छा, तो हाइपोथैलेमस और इस पीयूष ग्रंथि के बीच संवाद कैसे होता है? मतलब क्या हार्मोन सामान्य खून में छोड़ दिए जाते हैं, जहां से वो पूरे शरीर का चक्कर लगाकर पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं? अगर वो सामान्य रक्त प्रवाह में छोड़ दिए जाते तो वो इतने पतले या डाइल्यूट हो जाते कि उनका असर ही खत्म हो जाता। हाँ, लॉजिकल है। इसीलिए हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, खास तौर पर अग्र पीयूष ग्रंथि के बीच एक बहुत ही स्पेशल और प्राइवेट रास्ता होता है। इसे हम पोर्टल रक्त वाहिकाएं कहते हैं। पोर्टल ब्लड वेसल्स यानी एक तरह की हॉटलाइन? एकदम सही। हाइपोथैलेमस अपने रसायन सीधे इन वाहिकाओं में डालता है जो बिना पूरे शरीर में घूमे एकदम सीधे और हाई कंसंट्रेशन में अग्र पीयूष ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही प्रभावी डिजाइन है। अब जब पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से ये मैसेज मिल गया तो उसे पूरे शरीर को अलग अलग निर्देश देने होते हैं। हाँ, सोर्स सामग्री बताती है कि यह पीयूष ग्रंथि कई अलग अलग प्रकार के हार्मोन छोड़ती है। क्या ये एक ही तरह की मशीन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने जैसा है? इसे समझने के लिए हम पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स को उनके स्ट्रक्चर और काम के आधार पे कुछ परिवारों में बांट सकते हैं। परिवारों में? हाँ, पहला ग्रुप है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स का।
इनमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट या शुगर भी जुड़े होते हैं। इसमें कौन कौन सा आते हैं? इसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH आते हैं। अच्छा, तो LH और FSH का काम क्या है? इनका काम मुख्य रूप से प्रजनन अंगों को कंट्रोल करना है, जबकि TSH सीधे थायराइड को निर्देश देता है। और हमारे विकास या ग्रोथ से जुड़े हार्मोन वो कहाँ आते हैं? वो सोमैटोमेमोट्रोपिक हार्मोन परिवार में आते हैं। इसमें ग्रोथ हार्मोन GH शामिल है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को ट्रिगर करता है। राइट। और प्रोलैक्टिन या PRL, जो स्तनपान के लिए जिम्मेदार है, वो भी इसी में आता है। एक तीसरा परिवार भी है जिसका नाम थोड़ा अजीब है, POMC परिवार, POMC। ये किसी हार्मोन के नाम से ज्यादा किसी कंप्यूटर पासवर्ड जैसा लगता है। ये क्या है? ये नाम प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन वास्तव में इसकी जटिलता को ही दिखाता है। ये कोई एक हार्मोन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो शरीर इसका क्या करता है? शरीर इसे एक बड़े कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है। जब शरीर को तनाव या स्ट्रेस से निपटना होता है, तो एंजाइम इस बड़े पॉम्सी अणु को काटकर उसमें से ACTH निकालते हैं। ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाँ, यही ACTH एड्रीनल ग्रंथि के पास जाकर कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है। और बाकी बचे हुए हिस्से का क्या? यही तो मजेदार बात है। उसी पॉम्सी अणु को अलग तरह से काटकर शरीर प्राकृतिक दर्द निवारक यानी एंडोफिन बना सकता है, या फिर स्किन के रंग को प्रभावित करने वाला MSH भी बना सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक ही बड़े प्रोटीन को अलग-अलग आकार में काटकर शरीर अलग-अलग काम ले रहा है। बिल्कुल, प्रकृति बहुत ही एफिशिएंट है। तो हाइपोथैलेमस से निर्देश आए, पीयूष ग्रंथि ने उन्हें पढ़ा और फिर इन अलग-अलग हार्मोन्स को पूरे शरीर में भेज दिया। ये पूरी धुरी बहुत ही स्मूथ लगती है। हाँ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस काफी स्मूथ है। लेकिन क्या होता है जब ये सिस्टम शुरुआत में ही बिगड़ जाए? मतलब अगर बेस में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए? हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल स्थिति का जिक्र है जो इस सवाल का जवाब देती है, कलमन सिंड्रोम। कलमन सिंड्रोम। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण प्रजनन हार्मोन बन ही नहीं पाते, जिससे बांझपन होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सिंड्रोम में व्यक्ति की गंध सूंघने की क्षमता, जिसे एनोस्मिया कहते हैं, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। सूंघने की क्षमता और प्रजनन, ये दोनों चीजें तो शरीर के बिल्कुल अलग-अलग कामों से जुड़ी लगती हैं। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? यही इस सिंड्रोम का सबसे बड़ा रहस्य है। असल में भ्रूण के विकास के दौरान जो न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस में जाकर GnRH बनाने वाले हैं, वो दिमाग में पैदा ही नहीं होते। तो फिर वो आते कहाँ से हैं? वो वास्तव में नाक के क्षेत्र में पैदा होते हैं, जिसे ऑल्फैक्टरी प्लैकोड कहते हैं, और फिर भ्रूण के विकास के दौरान वो रेंग कर या माइग्रेट करके दिमाग तक जाते हैं। अच्छा, तो वो नाक से दिमाग तक ट्रैवल करते हैं। हाँ, और वो उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिस रास्ते से गंध सूंघने वाले न्यूरॉन्स जाते हैं। ओहो, अब समझ आ रहा है। कलमन सिंड्रोम में वो रास्ता ही नहीं बन पाता, इसलिए गंध वाले न्यूरॉन्स और प्रजनन हार्मोन वाले न्यूरॉन्स दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। ये तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे चीजों के क्यों का जवाब अक्सर हमारे भ्रूण के विकास में छिपा होता है। बिल्कुल सही कहा। खैर, अब मान लेते हैं कि पूरी प्रणाली एकदम सही ढंग से काम कर रही है, हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, लेकिन शरीर को कैसे पता चलता है कि कब रुकना है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब अगर पीयूष ग्रंथि लगातार TSH या ACTH भेजती रहे, तो थायराइड या कॉर्टिसोल का लेवल तो खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा ना। यहीं पर नेगेटिव फीडबैक लूप तस्वीर में आता है। इसे आप शरीर के एक इनबिल्ट थर्मोस्टैट की तरह मान सकते हैं। थर्मोस्टैट की तरह? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ये काम कैसे करता है? मान लीजिए तनाव के समय पीयूष ग्रंथि ने ACTH छोड़ा। ये ACTH एड्रिनल ग्रंथि तक गया और उसने कहा, भाई कॉर्टिसोल बनाओ। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि कॉर्टिसोल बनाती है और उसे खून में छोड़ देती है। अब जैसे जैसे खून में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ये कॉर्टिसोल खून के साथ वापस दिमाग में पहुंचता है, वापस CEO और मैनेजर के पास। हाँ, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों के पास कॉर्टिसोल को पहचानने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो सेंस कर लेते हैं। बिल्कुल। जब वो देखते हैं कि अच्छा कॉर्टिसोल का लेवल पर्याप्त हो गया है, तो वो तुरंत अपने रिलीजिंग हार्मोन और ACTH का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है।
लेकिन एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में सोचिए, क्या होगा अगर ये पीयूष ग्रंथि जो कि मेन मैनेजर है वही काम करना बंद कर दे? इस स्थिति को हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। जब पीयूष ग्रंथि फेल होने लगती है तो एक दिलचस्प चीज होती है, सारे हार्मोन एक साथ गायब नहीं होते। अच्छा। तो क्या होता है, इसके नुकसान का एक बहुत ही विशिष्ट और क्रमिक पैटर्न होता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच की कमी होती है, उसके बाद एलएच और एफएसएच का लेवल गिरता है, और फिर टीएसएच, और सबसे अंत में एसीटीएच का प्रोडक्शन बंद होता है। ये सीक्वेंस तो बहुत ही स्पेसिफिक है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या शरीर जानबूझकर ये चुनाव कर रहा है कि किसे पहले बंद किया जाए? हाँ, इसे शरीर की एक तरह की बायोलॉजिकल ट्रायज या प्राथमिकता प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। प्रायोरिटी के हिसाब से? बिल्कुल। शरीर की ग्रोथ और प्रजनन ये लंबी अवधि के काम है। किसी आपातकाल या बीमारी की स्थिति में शरीर इनके बिना जीवित रह सकता है। राइट। लेकिन एसीटीएच जो कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है, वो तत्काल जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। हाँ, क्योंकि कॉर्टिसोल के बिना तो शॉक लग सकता है। एकदम सही। कॉर्टिसोल के बिना ब्लड प्रेशर गिर जाएगा और व्यक्ति सदमे में जा सकता है। इसलिए शरीर इस सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन को सबसे अंत तक बचाने की कोशिश करता है। ये तो बात हो गई मैसेज भेजने और सिस्टम के बैलेंस की, लेकिन यहां से कहानी एक बहुत ही सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पर जाती है। सेलुलर लेवल पर। हाँ, मान लीजिए हार्मोन खून के जरिए अपनी मंजिल यानी किसी सेल तक पहुंच गया। अब वो हार्मोन उस सेल के अंदर बदलाव कैसे लाता है? ये समझने के लिए हमें हार्मोन क्रिया के तंत्र को देखना होगा। सभी हार्मोन एक ही तरह से काम नहीं करते, क्योंकि उनकी रासायनिक संरचना अलग-अलग होती है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल यानी फैट में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील। मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी आ रही है। बताइए। मान लीजिए हमारी जो कोशिका है, सेल, वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव नाइट क्लब है, और कोशिका की झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है वो उस क्लब का मेन दरवाजा है। ठीक है। और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से लिपिड यानी वसा की बनी होती है, हाँ, इसलिए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जैसे कि स्टीरॉयड या कॉर्टिसोल वो उन वीआईपी मेहमानों की तरह हैं। अरे वाह, ये सही है। वो लिपिड के बने दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के एकदम सीधे आर पार गुजर जाते हैं और क्लब के अंदर चले जाते हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। स्टेरॉयड हार्मोन सीधे कोशिका के अंदर जाकर सीधे न्यूक्लियस में जाते हैं और वहां डीएनए के साथ जुड़कर काम करते हैं। लेकिन पानी में घुलने वाले हार्मोन्स का क्या? पानी और तेल तो आपस में मिलते नहीं हैं। तो पानी में घुलनशील हार्मोन जैसे प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, जीएच या एलएच, वो उस लिपिड वाले दरवाजों को पार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो वो एक डिलीवरी बॉय की तरह हैं। वो क्लब के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें अपना पैकेज बाहर दरवाजे पर ही छोड़ना पड़ता है। एकदम सही। और इस रासायनिक अंतर का एक और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या? इन हार्मोन्स का रक्त में जीवन काल, जिसे हाफ लाइफ कहते हैं, चूंकि हमारा खून पानी पर आधारित है, इसलिए पानी में घुलने वाले हार्मोन खून में आसानी से तैर सकते हैं। लेकिन इसमें तो रिस्क भी है ना? हाँ, इसका एक नुकसान है। वो खुले तैरते हैं, इसलिए वो खून में मौजूद एंजाइमों का बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो एंजाइम उन्हें तोड़ देते हैं? हाँ, एंजाइम उन्हें बहुत तेजी से नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। मतलब वो अपना काम बहुत तेजी से करते हैं और फिर सीन से गायब हो जाते हैं। सही है। लेकिन इसके विपरीत स्टीरॉयड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं। वो पानी जैसे खून में आसानी से घुल नहीं सकते। तो खून में उनका क्या होता है? अगर वो ऐसे ही खून में छोड़ दिए जाएं, तो वो आपस में चिपक जाएंगे, क्लम्प बना लेंगे। इसलिए उन्हें यात्रा करने के लिए खास वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। मतलब जैसे किसी वीआईपी को ले जाने वाली कोई बख्तरबंद गाड़ियां? बिल्कुल वैसी ही बख्तरबंद गाड़ियां। ये वाहक प्रोटीन स्टीरॉयड हार्मोन को अपने अंदर छिपा लेते हैं, जिससे खून के एंजाइम उन्हें नष्ट नहीं कर पाते। और इसी वजह से स्टीरॉयड हार्मोन का हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, राइट? हाँ, वो खून में घंटों या कभी-कभी दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कैसे काम करते हैं। लेकिन मुझे उन पानी में घुलनशील उन डिलीवरी बॉयज के बारे में और जानना है। उनके मैकेनिज्म के बारे में? हाँ, यदि वो कोशिका के अंदर जा ही नहीं सकते, तो उनका संदेश कोशिका के अंदर के सिस्टम तक पहुंचता कैसे? इसके लिए कोशिका की सतह पर कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स या ग्राही कहा जाता है।
तो ये रिसेप्टर्स कैसे दिखते हैं? सबसे आम प्रकार के ग्राही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, यानी GCR। ये एक बहुत ही जटिल और सुंदर संरचना है। स्रोत में लिखा था कि इनमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक लंबा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कोशिका की झिल्ली के आर पार, अंदर और बाहर 7 बार बुना हुआ होता है, सिलाई की तरह। झिल्ली के आर पार 7 बार। तो ये कोई साधारण डोरबेल का बटन नहीं है जिसे बस बाहर से दबा दिया। ये काम कैसे करता है? इसे एक जटिल ताले की तरह समझें। जब कोई पानी में घुलने वाला हार्मोन झिल्ली के बाहर इस GPCR ताले से जुड़ता है, तो वो सिर्फ एक सिग्नल नहीं छोड़ता। तो वो क्या करता है? हार्मोन के जुड़ने से उस पूरे रिसेप्टर का त्रि-आयामी आकार, उसका 3D शेप ही बदल जाता है। अच्छा, तो बाहर आकार बदला। और जैसे ही बाहर आकार बदलता है, कोशिका के अंदर मौजूद रिसेप्टर का हिस्सा भी मुड़ जाता है। और इस मुड़ने का क्या असर होता है? झिल्ली के अंदर वाले हिस्से में जी प्रोटीन जुड़ा होता है। जब रिसेप्टर मुड़ता है तो ये जी प्रोटीन सक्रिय हो जाता है और रिसेप्टर से अलग होकर कोशिका के अंदर यात्रा करने लगता है। तो यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत है। सक्रिय जी प्रोटीन कोशिका के अंदर अन्य एंजाइमों को उत्तेजित करता है जो द्वितीयक संदेशवाहक यानी सेकेंडरी मैसेंजर्स पैदा करते हैं। द्वितीयक संदेशवाहक, मतलब प्राथमिक संदेशवाहक यानी हार्मोन वो तो बाहर ही रह गया और अब ये नए अणु उस संदेश को अंदर ले जा रहे हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में इनके कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे CAMP, IP3 या DAG। लेकिन ये वास्तव में अंदर जाकर करते क्या हैं? यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, जिसे हम सिग्नल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। सिग्नल को बढ़ाना? हाँ, मान लीजिए एक हार्मोन अणु बाहर जुड़ा, अंदर वो एक रिसेप्टर कई सारे जी प्रोटीन को सक्रिय करता है। ठीक है। वो जी प्रोटीन आगे जाकर एंजाइमों को उत्तेजित करके हजारों CAMP मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब सिर्फ एक हार्मोन से हजारों CAMP। तो संदेश का प्रभाव तो कई गुना बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब ये हजारों CAMP अणु कोशिका के अंदर प्रोटीन काइनेज नाम के एंजाइमों को खोजते हैं और उन्हें जगा देते हैं। प्रोटीन काइनेज का क्या काम है? इन काइनेज का काम होता है अन्य प्रोटीनों पर फॉस्फेट समूह जोड़ना। फॉस्फेट समूह जुड़ना? इसका सरल मतलब क्या है? क्या ये किसी मशीन को चालू करने जैसा है? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। फॉस्फेट समूह जोड़ना बेसिकली एक बायोलॉजिकल स्विच की तरह है। ये उस प्रोटीन को या तो चालू कर देता है या बंद कर देता है। इस तरह केवल एक हार्मोन अणु झिल्ली के बाहर जुड़ता है और अंदर लाखों एंजाइम चालू हो जाते हैं। और वही सेलुलर प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, है ना? हाँ, चाहे वो मांसपेशियों को सिकुड़ना हो, नए प्रोटीन बनाना हो या ऊर्जा मुक्त करना हो। ये एक अविश्वसनीय डोमिनोज इफेक्ट है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे प्रकृति ने सूचना के प्रवाह को इतने सूक्ष्म स्तर पर कंट्रोल किया है। प्रकृति का डिजाइन बहुत ही कमाल का है। तो अगर हम इस पूरे चित्र को एक साथ रखकर देखें, हमने देखा कि कैसे दिमाग के बिल्कुल नीचे बैठा एक छोटा सा बादाम के आकार का CEO यानी हाइपोथैलेमस पूरे शरीर के वातावरण को मापता है। हाँ, और वो एक बहुत ही विशिष्ट पोर्टल सिस्टम के जरिए पीयूष ग्रंथि को आदेश भेजता है। फिर पीयूष ग्रंथि शरीर की प्राथमिकताओं के आधार पर ग्लाइकोप्रोटीन, विकास हार्मोन या तनाव से लड़ने वाले POMC अणुओं को काट कर भेजती है। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे ये पूरा सिस्टम एक नेगेटिव फीडबैक लूप के माध्यम से खुद को ओवरहीट होने से बचाता है। और अंततः कैसे एक हार्मोन कोशिका के ताले को खोलकर अंदर लाखों अणुओं की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। ये शरीर का एक ऐसा पहलू है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसी पर हमारा पूरा वजूद टिका है। विज्ञान की सुंदरता इसी बात में है। ये सिर्फ रसायनों और ग्राही अणुओं की कोई लिस्ट नहीं है। राइट। ये समझना है कि ये प्रतिक्रियाएं एक साथ मिलकर जीवन का निर्माण कैसे करती हैं। जब हम इन तंत्रों को गहराई से समझते हैं, तभी हमें इस पूरे नेटवर्क की असल भव्यता का एहसास होता है। और इसी भव्यता को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे विचार, हमारी प्रेरणा, हमारा तनाव और हमारी इच्छाएं वो सब हमारे सचेत दिमाग का हिस्सा हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि हमारी प्रेरणा तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले डोपामीन की देन है। हमारे तनाव और डर की प्रतिक्रिया वो असल में ACTH और कॉर्टिसोल का खेल है। यहाँ तक कि हमारे शांत रहने की क्षमता भी इन्हीं रिसेप्टर्स और फीडबैक लूप्स द्वारा तय होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये सवाल उठता है,
हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों में वास्तव में स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का हिस्सा कितना है, ये सोचने वाली बात है। और कितना हिस्सा सिर्फ हमारे भीतर चल रहे इस खामोश अदृश्य बायोलॉजिकल ऑटो पायलट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जहां रसायनों का एक छोटा सा उतार चढ़ाव हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। वहां हम वास्तव में कहाँ खत्म होते हैं और हमारी बायोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? एक ऐसा सवाल जो शायद जीव विज्ञान से शुरू होकर दर्शन पर खत्म होता है। एकदम सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, सुनते रहिए और खोजते रहिए।